नमस्कार दोस्तों, अमेरिका ने गाइडेड मिसाइलों वाली पनडुब्बी F-22 यानी कि F-22 फाइटरों से लैस युद्धपोत मध्य पूर्व में तैनात कर दिया है। क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। अमन की दुआ करने वालों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा। इस पर कयास लगाए जा रहे हैं कि ईरान आखिरकार खामोश क्यों है। ईरानी सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खुमैनी ने कसम भी खा ली थी, फिर भी हमला क्यों रुका हुआ है। इसके पीछे के कारण समझने के लिए पूरे हालात पर नजर डालनी होगी। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं। एक समय ऐसा लग रहा था कि ईरान यलगार हो बोलकर हमला किए जा रहा है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि ईरान में सुप्रीम लीडर होने के बाद भी इस देश में एक सीमा तक लोकतांत्रिक व्यवस्था भी है। सुप्रीम लीडर मुल्क का मुखिया होने के साथ साथ धर्म का भी प्रमुख होता है। मुल्क में चुनाव भी होता है, लेकिन उस पर गार्जियन काउंसिल नजर रखता है। वहीं राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार तय करता है, उन्हें ही उम्मीदवार बनाया जाता है जो सुप्रीम लीडर की सोच के साथ सोच मिलाते हो। हार जीत का फैसला भी सुप्रीम लीडर के इशारों से ही होता है। 18 साल से ऊपर वाले सभी पुरुष और स्त्री चुनाव में वोट डालते हैं। इस लिहाज से वहाँ अलग तरह का लोकतंत्र है। चुनाव होने के बाद भी कुर्सी तक वही पहुंच पाता है जिसके कंधों पर सुप्रीम लीडर का हाथ हो। ऐसे में अगर सुप्रीम लीडर ने कुछ तय कर लिया तो उसे पलट पाना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी बताया जा रहा है कि इस बार के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अयतुल्ला खुमैनी को सीधे जंग के खतरों से आगाह किया। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्टों को सही माना जाए तो उन्होंने खुमैनी को बताया कि बदले हालात में इजराइल पर सीधे हमला करने से ईरान को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ये भी कहा जा रहा है कि यह सब उन्होंने सुप्रीम लीडर को अपनी व्यक्तिगत हैसियत में ही समझाया। बताया जा रहा है कि बाहर निकलकर अलग और तल्ख रिएक्शन देने वाले खुमैनी ने अपने राष्ट्रपति की बातें ध्यान से सुनी, लेकिन उस पर कोई हाँ या ना नहीं कहा। फिर भी अभी तक हमला न होने के बाद यह कहा जा सकता है कि खुमैनी ने मसूद की बात एक हद तक मान ली है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमास नेता हानिया और एक अन्य हमास ओहदेदार की हत्याओं के बाद खुमैनी और मसूद दोनों ने इसका बदला लेने की बात कही थी। मसूद पहले के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे में मारे जाने के बाद राष्ट्रपति बनाए गए थे। 31 जुलाई को मसूद के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने गए हानिया को ईरान में ही मार दिया गया था। माना जा रहा था कि हानिया का कत्ल इजराइल के मोसाद ने किया है। इसी के बाद से ईरान ने इजराइल को हमले की धमकी दी थी। इजराइल ने भी इस धमकी को गंभीरता से लिया और लामबंद शुरू हो गई। अभी तक जो समीकरण दिखते हैं उसमें इजराइल के साथ साथ अमेरिका और पश्चिमी दुनिया के दूसरे बड़े देश शामिल हैं, लेकिन पिछले अप्रैल में इजराइल का दुश्मन माने जाने वाले जॉर्डन ने भी ईरान की ओर से दागी गई मिसाइलों को जिस तरह से निशाना बनाया वो हैरान करने वाला था। ऐसी स्थिति दिखने लगी थी कि जॉर्डन भी इजराइल के साथ खड़ा है। अगर बात की जाए ईरान की तो माना जा रहा है कि रूस का समर्थन मिल सकता है। विदेश मामलों के जानकारों के धड़े का मानना है कि चीन भी ईरान का साथ दे सकता है। इसके अलावा ईरान में लड़ाकू ग्रुप ईरान के साथ आ सकते हैं। हिजबुल्लाह और हमास तो उसके साथ है ही। सीरिया और यमन के बारे में भी माना जाता है कि वो ईरान के साथ खड़े हो सकते हैं। ताजा घटनाक्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी कह दिया कि गाजा में युद्ध विराम की स्थिति हो जाने पर ईरान और इजराइल का टकराव खत्म हो जाएगा। अमेरिका समेत पश्चिम के ज्यादातर देश चाहते हैं कि इस तरह से दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति न बने। इससे क्षेत्रीय शांति बुरी तरह प्रभावित होगी। साथ ही आधी से ज्यादा दुनिया में खाड़ी देशों के जरिए व्यापार होता है, जिस पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। जहां तक के सैन्य क्षमताओं की बात है, ईरान ने अपनी सैनिक शक्ति बहुत बढ़ाई है, जबकि टेक्नोलॉजी के नजरिए से इजराइल की ताकत बहुत अधिक है। साथ ही उससे पश्चिमी देशों का समर्थन भी हासिल है। अगर आपके दुश्मन का बॉर्डर आपके देश के बॉर्डर से मिलता हो तो वैसे में आपके थल सेना या जमीनी लड़ाई लड़ने वाली सैनिक बहुत काम आ सकते हैं। लेकिन अगर आपका दुश्मन या दुश्मन देश का बॉर्डर आपके देश के बॉर्डर से बहुत दूर हो तो ऐसी स्थिति में आपके थल सेना या जमीनी लड़ाई लड़ने वाले सैनिक ज्यादा काम नहीं आ सकते, या यूं कहे कि उनका काम न के बराबर रह जाता। इसी प्रकार से देखा जाए तो ईरान और इजराइल के बीच में भी यही हालात बने हुए हैं कि इन दोनों देशों के बीच की दूरी लगभग 2000 किलोमीटर है। ऐसे में आप थल सेना से ज्यादा काम नहीं ले सकते। तब आपके पास आपका टेक्नोलॉजी ही काम आता है। और अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें इजराइल ईरान के ऊपर बहुत ही भारी पड़ता है। मध्य पूर्व में अमेरिका ने अपनी बहुत शक्तिशाली विमान वाहक पोतों को F-22 समेत तैनात कर दिया है। F-22 रैप्टर अमेरिका का एक अत्याधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट है जिसे लॉकहीड मार्टिन द्वारा विकसित किया गया है।
यह 5वीं पीढ़ी का एक फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसे मुख्य रूप से वायु वर्चस्व यानी एयर सुपियोरिटी के लिए डिजाइन किया गया। F-22 को अमेरिका ने वायुसेना के जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया था और इसे साल 2005 में ऑपरेशनल घोषित किया गया था। वर्तमान में यह अमेरिका के सबसे आधुनिक और शक्तिशाली लड़ाकू विमानों में से एक है। ऐसे में अगर कोई टकराव होता है तो निश्चित तौर पर वो विनाशकारी हो सकता है। ईरान के जवाबी हमले को रोकने के लिए विश्व की बड़ी शक्तियां लगी हुई है। अमेरिका की तमाम कोशिशों के बावजूद ईरान के तेवर कम नहीं हो रहे हैं। वह लगातार इजराइल पर हमला करने की धमकी दे रहा है। ईरान के 3 सीनियर अधिकारियों ने इस हमले को रोकने का उपाय बताया है। अधिकारियों के मुताबिक सिर्फ गाजा सीज फायर ही ईरान की जवाबी कार्रवाई को रोक सकता है। अधिकारियों ने कहा कि अगर गाजा में सीज फायर होता है तो ईरान का गुस्सा थोड़ा शांत हो सकता है। हमास के पॉलिटिकल चीफ हानिया के तेहरान में हत्या और बेरूत में हिजबुल्लाह कमांडर फवाद शुक्र की हत्या के बाद ईरान और हिजबुल्लाह ने इजराइल से बदला लेने की कसम खाई है, जिसमें 9 महीनों से मध्य पूर्व में जारी तनाव इन धमकियों के बाद और बढ़ गया है और किसी भी वक्त ये बड़ी जंग का रूप ले सकता है। इस तनाव को कम करने के लिए अमेरिका और पश्चिमी देशों समेत खाड़ी के कई देशों ने दोनों पक्षों से तनाव को कम करने की अपील की है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने पश्चिम एशिया में निर्देशित मिसाइल पनडुब्बी भेजे जाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही USS अब्राहम लिंकन विमानवाहक पोत स्ट्राइक ग्रुप को और तेजी से इस इलाके की तरफ बढ़ने का निर्देश दिया गया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने रविवार को यह जानकारी दी। ऑस्टिन ने यह आदेश ऐसे समय में जारी किया है जब अमेरिका और उसके सहयोगी ने क्षेत्र में बढ़ते तनाव को कम करने के लिए इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम समझौता कराने की कोशिशों में जुटे हैं। अधिकारियों को इन हत्याओं के बाद ईरान और हिजबुल्लाह द्वारा जवाबी हमले किए जाने की आशंका है। यही कराने के अमेरिका पश्चिम एशिया में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहा है। परमाणु ऊर्जा से चलने वाली अमेरिकी पनडुब्बी दूरी तक सटीक मिसाइल हमला करने से लैस है। ओहायो श्रेणी की ये पनडुब्बियां अमेरिकी नौसेना को सीक्रेट अड्डे से अभूतपूर्व हमला और विशेष ऑपरेशन मिशन क्षमता प्रदान करती है। ओहायो क्लास पनडुब्बियों की लंबाई 560 फुट से अधिक और लगभग 18,750 टन का वजन होता है। ओहायो श्रेणी की पनडुब्बियां अमेरिकी नौसेना के लिए बनाई गई सबसे बड़ी पनडुब्बियां हैं और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी पनडुब्बी है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।